वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। जहां हम कल बात कर रहे थे आपके प्रथम चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के बारे में। कल हमने रासायनिक समीकरण के भाग और प्रकार देखे थे। केमिकल इक्वेशन जो है आपके रासायनिक समीकरण, इस समीकरण के पहले तो हमने भाग देखे थे, जिसमें हमने देखे थे दो भाग। एक तो देखा था अभिकारक और एक देखा था उत्पाद। अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पाद जो अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। अभिकारक तीर के निशान से पहले मिलेंगे, उत्पाद तीर के निशान के बाद आते हैं। फिर बच्चों हमने रासायनिक समीकरण के प्रकार का अध्ययन किया था। लास्ट टॉपिक आपके प्रकार था, इसमें भी मैंने बताया था रासायनिक समीकरण के प्रकार दो होते हैं। एक तो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और एक होता है बच्चों आपके असंतुलित रासायनिक समीकरण, या इसको आप कह सकते हो कंकालित। असंतुलित को क्या कह सकते हो? कंकालित रासायनिक समीकरण। ये हमने दो प्रकार देखे थे। इनकी नॉर्मली मैंने आपको परिभाषा भी बताई थी, वापस देखते हैं। देखो, सबसे पहले आज बात करते हैं हम अपने संतुलित रासायनिक समीकरण की। नंबर 1 लेते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण तो देखो, संतुलित का मतलब क्या है? जब हम किसी वस्तु को तोलते हुए देखते हो आप, इलेक्ट्रिकल तुल्ला होता है, उस पर तो नॉर्मली आपको पता नहीं चलता, लेकिन जो पहले अपने तोलने के लिए जो तुल्ला आता था, उस तुल्ला में देखते हो, जब आप किसी वस्तु को, जैसे सब्जी वाले को देखते हो, वो सब्जी तोलता है, तो एक तरफ जो होता है भाग, उसमें तो क्या रखता है, 1 केजी बाट रख दिया, और एक तरफ उतनी ही मात्रा में सब्जी, और जब दोनों बराबर हो जाते हैं तब वो फिर अपने को वो सब्जी दे देता है। मतलब 1 किलो कब होगा? जब रखा हुआ पदार्थ 1 किलो के बाट के वजन के बराबर होगा, यानी दोनों भाग जो है वो क्या हो? बराबर हो। तो वो जो रासायनिक समीकरण में भी क्या होता है? अभिकारक और उत्पाद, इन दोनों को अगर ये दोनों बराबर है, इसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण माना जाएगा। अब अपने तोलने में क्या होता है? बाट सामग्री होती है, लेकिन रासायनिक समीकरण जो, उसमें क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। उधर क्या होते हैं? परमाणु। तो इनको हम कह सकते हैं अभिकारक में परमाणु की संख्या, और अगर उत्पाद में जो परमाणु की संख्या वो क्या हो? बराबर हो आपके। अभिकारक और उत्पाद दोनों में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या हो? समान। तो उस कंडीशन में उस समीकरण को क्या माना जाएगा? संतुलित। यानी किसी रासायनिक समीकरण के संतुलित होने के लिए कंपलसरी जो शर्त है वो क्या है? उसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर। जैसे N2H2 तीर का निशान NH3 लिखा हुआ है, H2O2 तीर का निशान H2O लिखा हुआ है, ZnCuSO4 तीर का निशान ZnSO4 और Cu लिखा हुआ है। तो इन तीनों समीकरणों को चेक करते हैं, क्या इनमें उपस्थित परमाणु की संख्या बराबर है? तो देखो, यहाँ परमाणु के रूप में आपके पास क्या उपस्थित है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की संख्या मोल है नहीं, और परमाणु के नीचे आपके प्रति के नीचे 2 दिया है, मतलब नाइट्रोजन की संख्या 2 है। हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन में भी मोल दिया हुआ नहीं है, संख्या 2 है। अगर अभिकारक में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों 2-2 है, उत्पाद में भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन 2-2 है, तब तो क्या है? संतुलित है। और अगर 2-2 नहीं है तो क्या है? असंतुलित। तो यहाँ देखो, नाइट्रोजन की संख्या मोल दिया हुआ नहीं, मतलब 1 ही है, और यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं दिया हुआ, मतलब ये भी 1 है, तो नाइट्रोजन की संख्या 1 है। जबकि इधर कितनी थी? 2, मतलब ये क्या है? असंतुलित। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 2 दिए हुए हैं, यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने दिए हुए? 3, मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों की संख्या अभिकारक और उत्पाद में क्या है? भिन्न भिन्न, अलग अलग। इसका मतलब ये क्या? आपके असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसा है?
असंतुलित कंकाली। दूसरा चेक करो, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी दी हुई है 2, इधर देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी दी हुई है 2 है, ये तो समान। अब ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन देखो कितना है 1, मतलब ऑक्सीजन असमान है, मतलब ये आपका क्या है कंकाली समीकरण है, ये भी असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण है। लेकिन इसमें देखो जिंक की संख्या यहाँ कितनी है 1, इधर देखो Zn कितना है 1 है, उसके बाद देखो कॉपर की संख्या देखो कितनी है 1, यहाँ कॉपर देखो कितना है 1, फिर इसके बाद देखो ये सल्फर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर भी सल्फर दिखाई दे रहा है, इधर भी एक है, इधर भी क्या है 1 1, फिर ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी क्या है 4, मतलब इस अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों में उपस्थित परमाणु की संख्या क्या है बराबर है, तो ये क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण। इन उदाहरणों से समझने के बाद दोनों की परिभाषाएं देख लो आप। संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में उपस्थित सभी परमाणुओं की संख्या समान या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जबकि असंतुलित या कंकाली की लिखें तो परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या असमान या भिन्न भिन्न होती है, उसे बच्चों असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपके संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण को समझना। परिभाषाएं लिख देता हूं मैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, तो देखो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी पढ़े, ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित, अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या समान होती है या बराबर होती है, समान या बराबर होती है, समान या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये हो जाएगी बच्चों इन दोनों की इसकी परिभाषा। एग्जाम्पल, तो ये अपने पास नाइट्रोजन N2 के रूप में, हाइड्रोजन H2 के 3 मोल और ये 2NH3 अमोनिया के 2 मोल। अब चेक कर लो, देखो नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन देखो 3 दूनी 6, या हाइड्रोजन 3 दूनी 6, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जल, इसमें भी देख लो हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, मतलब ये क्या आपके संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब बच्चों इसके बाद देख लेते हैं अगला, असंतुलित या कंकाली, असंतुलित, असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण। तो देखो संतुलित में समान होनी चाहिए, ए आता है नहीं के लिए, ए उपसर्ग कब आता है नहीं शब्द के लिए, तो ऐसा रासायनिक,
ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या असमान या भिन्न होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यह होता है बच्चों आपके असंतुलित रासायनिक समीकरण, जैसे N2H2 तीर का निशान NH3। देखो नाइट्रोजन 2 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 H2O2 H2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1। यह आपके असंतुलित है। देखो एक बार पहले तो संतुलित का स्क्रीनशॉट लो आप। अब इसके बाद अगला स्क्रीनशॉट ले लो इस असंतुलित की परिभाषा और उदाहरणों का। अब बच्चों ये तो था आपके रासायनिक समीकरण के दो प्रकार जिनकी परिभाषा देखी हमने और संतुलित और असंतुलित देखा। अब अपने मेन चीज जो आती है बच्चों वो आती है रासायनिक समीकरण जो होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता। अपना जो रासायनिक समीकरण है इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों हुई वो देख रहे हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों हुई इससे पहले देखते हैं समझने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। अब तो देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं एक ऊर्जा संरक्षण का नियम आता है और एक संवेग संरक्षण का नियम आता है। तो जो भौतिक राशि दी हुई है जैसे द्रव्यमान या संवेग या ऊर्जा जिसके संरक्षण की बात करें मतलब उस नियम में उस भौतिक पदार्थ या भौतिक राशि जो है उसका निर्माण या ह्रास नहीं होता है। तो देखो ये नियम क्या कहता है, ये कहता है किसी रासायनिक परक्रम यानी अभिक्रिया परक्रम में द्रव्यमान सदैव सुरक्षित रहता है। अर्थात द्रव्यमान यानी मास जो होता है मास का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है और न ही विनाश या ह्रास होता है। केवल परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। केवल परमाणु क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। मतलब है वो ये नियम क्या कह रहा है, बिल्कुल सीधी बात कह रहा है कि आप अभिक्रिया में जो पदार्थ लेते हो और उन पदार्थों के मध्य क्रिया से पदार्थ बनता है तो अभिकार में जितना पदार्थ लिया है कुल बनने वाला पदार्थ उतना ही बनेगा। उसमें चेंजेस क्या आता है
कि अभिकारक में जो परमाणु उनकी स्थान बदलते हैं, क्योंकि परमाणु का भी ना तो निर्माण होता और नहीं ह्रास होता है। जैसे देखो ये नाइट्रोजन है, यहाँ आपके पास ये हाइड्रोजन है और ये बन गया यहाँ पर अमोनियम। तो देखो हुआ क्या है भाई, नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 2 आगे हाइड्रोजन से, इधर हाइड्रोजन से आगे, केवल अंतर क्या है, पहले यहाँ देखो ये जो है आपके पास यहाँ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए थे, और यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए थे, इसके तीनों इस प्रकार। अब हुआ क्या है, पहले जो आपस में जुड़े हुए थे ये बंद तो टूट गए और उत्पाद में नाइट्रोजन जो है इस पर ये 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, 2 नाइट्रोजन अपने 2 अणु बने, तो ये बन गया अपने पास, बाकी सेम ही है। केवल क्या हुआ, ये नाइट्रोजन जो इस नाइट्रोजन से 3 बंध से जुड़ा हुआ था ये तीनों बंध टूट गए और ये 3 नाइट्रोजन के साथ ये जुड़ गया अकेला, इन 3 नाइट्रोजन के साथ, और ये दूसरा नाइट्रोजन इन 3 के साथ, यानी परमाणु ने केवल जगह बदली है, स्थान परिवर्तन हुआ, बाकी अभिक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये है आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको देखो द्रव्यमान के सापेक्ष देख लेते हैं। तो बच्चों परमाणु का द्रव्यमान क्या है, उसके नाभिक में उपस्थित कुल भार, और देखो नाइट्रोजन के 2 परमाणु है और बच्चों एक नाइट्रोजन का भार 14 ग्राम, तो 2 है तो 14 को 2 से गुणा कर दो तो 28 ग्राम। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो ये आपके 6 ग्राम आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो तो कुल मान कितना है, अभिकारक में आपने कुल 34 ग्राम द्रव्यमान लिया है, कुल पदार्थ जो लिया वो कितना है 34 ग्राम। अब देखो उत्पाद में नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, एक का 14 ग्राम, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, एक का 1 ग्राम, तो देखो 28 प्लस 6 वो 34 ग्राम। तो देखो अभिकारक और उत्पाद दोनों में द्रव्यमान समान है, लेकिन समान कब है, जब आपने उसको संतुलित रखा है। जैसे आप यहाँ पर ये 2 हटा देते हो आप, तो ये 2 यहाँ से हट जाएंगे और ये यहाँ पर आपके 6 जो है इसके स्थान में क्या जाएगा, या पूरा इसकी तरह लिख लेते हैं, तो ये नाइट्रोजन का 14 ग्राम और हाइड्रोजन का 17 ग्राम ही तो ना अपने पास, जबकि हमने मात्रा कितनी ली थी 34 ग्राम। और ये नियम कहता है कि भाई द्रव्यमान तो ना तो कम होगा और ना ही द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान तो निश्चित रहना, जबकि अगर संतुलित नहीं किया तो 34 ग्राम मात्रा लिखी बनी कितनी है 17 ग्राम, मतलब क्या होगी, मात्रा कम ज्यादा होगी, जबकि नियम के अनुसार तो कम ज्यादा हो ही नहीं सकती। इसलिए फिर सभी अभिक्रिया क्या कर देते हैं संतुलित, जिससे फिर इनकी मात्रा जो होती है वो आपके बढ़कर कितनी हो जाती है, पहले के बराबर, और ये हो जाता है आपके 34 ग्राम। तो क्वेश्चन क्या बनता है, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है, तो अपना सीधा उत्तर द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान निश्चित रहता है, और अगर समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे मतलब द्रव्यमान का मान बदल जाएगा, तो द्रव्यमान को निश्चित रखने के लिए ही रासायनिक समीकरण जो होता है उनको संतुलित किया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, देखिए आप। अब बच्चों इसके बाद बात करते हैं अपने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना, और इसको संतुलित करने के लिए एक विधि काम में लेते हैं बच्चों। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जो विधि काम में लेते हैं वो है आपके हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि। इस विधि की सहायता से हम संतुलित करते हैं किसको, रासायनिक समीकरण को जो असंतुलित है। हिट एंड ट्रायल विधि एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करोगे। अब बच्चों देखो इस हिट एंड ट्रायल विधि की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखना है, हिट एंड ट्रायल विधि कहती है समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे छोटे उचित गुणांक का प्रयोग करते हैं। मतलब देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये विधि कहती है
कि आप किसी समीकरण को संतुलित कर रहे हो। जैसे ये देखो H2, यहाँ पर ये O2, इधर ये आपके H2O दिया हुआ है। अब देखो हाइड्रोजन दो संतुलित है, ऑक्सीजन दो और ऑक्सीजन एक, इसको संतुलित करने के लिए आप गुणा करोगे। तो देखो ऑक्सीजन इधर एक है, इधर दो है, तो यहाँ दो से गुणा करोगे। हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो दो से गुणा करोगे। अब इस विधि को तो देखो आप इसको अगर आप दो से गुणा नहीं करते, अगर इसको आप दो से गुणा नहीं करते तो भी ये संतुलित हो जाती। कैसे? इसको 4 से गुणा कर दो तो ये भी 4 से गुणा हो जाएगी, केवल इसको तो 2 से गुणा करना पड़ेगा अपने को। तो देखो दोनों ही समीकरण संतुलित है, ये भी है ये भी संतुलित है। लेकिन अब इस समीकरण को नीचे वाले को गलत माना जाएगा संतुलन के दौरान। क्यों गलत माना जाएगा? ये विधि कहती है कि जब आप समीकरण को संतुलित करते हो तो आपको सबसे छोटा गुणांक लेना है, यानी आप गुणा करके संतुलित करोगे पदार्थों को। और गुणा करने के लिए जो आप गणितीय अंक काम में लोगे वो वैल्यू में सबसे छोटा होना चाहिए। जैसे यहां पर हमने 2 लिया, इसलिए ये महत्वपूर्ण चीज है। आपसे पूछ लेंगे हीट एंड ट्रायल विधि का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, तो ये विधि कहती है सबसे छोटे उचित गुणांक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो बात करते हैं इस हीट एंड ट्रायल विधि के नियमों की। हीट एंड ट्रायल विधि जो है इसके नियमों की बात, तो महत्वपूर्ण बात तो हमने लिख दी। अब इसके स्टेप चरण देखिए, हम स्टेपों की बात करें तो सर्वप्रथम आपको अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को चौकोर बॉक्स में बंद करते हैं, चौकोर बॉक्स में लिखते हैं। मतलब आपको सबसे पहले अभिक्रिया में अभिकारक है और उत्पाद जो दिए हुए हैं, उन अभिकारक और उत्पाद में जितने भी पदार्थ दिए हुए, चाहे वो आपको परमाणु रूप में दिए हुए हैं, चाहे वो आणविक रूप में दिए हुए हैं, या फिर आपको किसी पदार्थ का सूत्र दिया हुआ है, उसको चौकोर बॉक्स में लिखोगे। जैसे एग्जाम्पल देखो आप, ये अपने पास एग्जाम्पल जैसे नॉर्मल ये ले लेते हैं N2H2 और ये अमोनिया। अब इसको आपको संतुलित करना है, तो सबसे पहले काम क्या करोगे आप, इनके चारों ओर चौकोर बॉक्स बना दो। ये N2 पर बना दिया चौकोर बॉक्स, ये H2 पर बना दिया चौकोर बॉक्स, और ये अमोनिया पर। तो देखो N2 आपके आणविक रूप में था, H2 भी आणविक रूप में, और अमोनिया क्या है, ये आपके एक यौगिक है। तो तीनों को क्या बना दिया चौकोर बॉक्स में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सिर्फ चौकोर बॉक्स में बंद क्यों करते हैं? तो बच्चों अभिक्रिया में पदों को चौकोर बॉक्स में बंद इसलिए करते हैं ताकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन तब तक नहीं हो जब तक हम ना चाहें, अलग से कोई परिवर्तन नहीं हो। ये पहला स्टेप है। स्टेप सेकंड देखें बच्चों, तो स्टेप 2 कहता है अभिकारक एवं उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद में उपस्थित, अभिकारक एवं उत्पाद में उपस्थित परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या को सारणी में लिखते हैं, सारणी में लिखते हैं। अब बच्चों पहला काम तो आपने चौकोर बॉक्स बना लिया, किसी को भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चौकोर बॉक्स में प्लस के चिन्ह के पहले लिखे हुए पदार्थों को एक एक को कोष्ठक में लिखना है। अगर 2 परमाणु साथ है तो एक साथ है तो उनको एक ही बॉक्स में रखना है। फिर अगला काम क्या करना है, अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणु है उनकी संख्या कितनी है इसको सारणी में दर्शाना है। और बच्चों मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु भाग लेते हैं उन्हीं परमाणु से उत्पाद बनता है, कोई नया परमाणु नहीं बनता है। तो देखो इसकी सारणी बनाए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो देखिए जल्दी से। अब देखो इसकी सारणी बनाए, एक तरफ तो लिख देते हैं हम संख्या, ठीक है, एक लिख लेते हैं अपने परमाणु, अभिकारक और उत्पाद में, या इसको थोड़ा देखो सारणी को इधर बना लेते हैं। यहां लिखते हैं परमाणु, फिर लिखते हैं अभिकारक में संख्या और उत्पाद में संख्या। अभिकारक में संख्या
और एक लिखते हैं उत्पाद में संख्या। यह आपको सारणी बनानी है। देखो सारणी बनाने से पहले सबसे पहले मैं वो भी लिया वापिस लिख रहा हूं। ये थी अपने पास N2 जिस पर चौकोर बॉक्स बनाया, फिर एक थी H2 इस पर भी आपने चौकोर बॉक्स बनाया, फिर थी आपके तीर का निशान अमोनिया, इस पर भी चौकोर बॉक्स बनाया। तो सबसे पहले देखते हैं इनमें परमाणु कौन कौन से हैं। तो देखो अभिकारक में क्या है, परमाणु नाइट्रोजन है, उत्पाद में भी नाइट्रोजन है, और फिर देख लेते हैं हम हाइड्रोजन है, उत्पाद में भी हाइड्रोजन है, और अभिकारक और उत्पाद में परमाणु तो सेम रहेंगे। अब इनकी संख्या लिखो। तो देखो अभिकारकों में नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2, उत्पादों में 1, हाइड्रोजन अभिकारक में 2, उत्पाद में हाइड्रोजन 3। ये दूसरा काम होता है बच्चों सारणी बनाना। अब बच्चों सारणी बनने के बाद आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दिए हुए क्वेश्चन में आपके अभिकारक और उत्पाद में परमाणु जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, उनको छोड़ दो। उनके अलावा जो ही परमाणु है, दूसरा कोई भी परमाणु, सबसे पहले उस परमाणु को संतुलित करेंगे जिसकी संख्या सबसे अधिक है, चाहे संख्या अभिकारक में ज्यादा हो चाहे उत्पाद में ज्यादा हो। तो देखो अन्य परमाणु नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की संख्या अभिकारकों में 2 और उत्पाद में कितनी है, 1। तो देखो नाइट्रोजन को संतुलित करते हैं, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो आप। तो देखो स्टेप 3, सर्वप्रथम नाइट्रोजन को संतुलित करते हैं। नाइट्रोजन को संतुलित करना आपको। अब देखो एक बार वापस, इधर नाइट्रोजन 2 इधर 1 है, संतुलित कैसे हो, उचित गुणांक से गुणा करो आप। अगर देखो तो इस 2 को मैं 1 से गुणा कर दूं तो भी 2 रहेगा, और इस 1 को मैं 2 से गुणा कर दूं तो भी 2 रहेगा, मतलब दोनों और 2 हो गया। मतलब आपको गुणाकार करना है उत्पाद में 2 से। तो देखो आगे लिख देते हैं, संतुलित करते हैं। अतः उत्पाद में NH3 अकेले को नहीं कर सकते, अगर सूत्र में कंप्लीट को साथ लिखना है, NH3 को 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। तो देखो लिख देते हैं वही अपनी पहले अभिक्रिया लिखो, N2 ये बड़ा कोष्ठक चौकोर बॉक्स, H2 फिर ये चौकोर बॉक्स है, तीर का निशान, ये अमोनिया, और ये आपके चौकोर बॉक्स। अब इसको 2 से गुणा करना है, तो कोष्ठक के बाहर लिखना है गुणांक को, तो ये 2 से गुणा कर दिया। अब तो नाइट्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन देखो इधर 2 हाइड्रोजन, इधर कितने हो गए 6। अब ये लास्ट पद है अपना अंतिम स्टेप, ठीक है। तो ये लिख देते हैं स्टेप 4, अंत में हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। अब देखो संतुलित कर तो रहे, लेकिन इधर हाइड्रोजन 6, इधर कितने 2, इधर तो आपके पास उत्पाद में 6 अभिकारक में 2 है, तो 6 को तो 1 से गुणा कर दो, और अभिकारक में 2 से, तो दोनों तरफ 6 हो जाएंगे। अतः अभिकारक में, H2 को, सॉरी 2 दिया, 3 से गुणा करेंगे, H2 को 3 से गुणा करते हैं। अगर 3 दिया होता तो 2 से गुणा करते हैं, या दिया हुआ 2 है तो 3 से गुणा करते हैं। तो वही लिख देते हैं वापिस, ये N2 वही चौकोर बॉक्स है, प्लस ये H2 ये चौकोर बॉक्स है, ये अमोनिया, और ये इसके चारों ओर भी चौकोर बॉक्स है। अब इनके गुणांक लिख देते हैं। तो देखो अमोनिया में तो पहले से 2 लिखा हुआ है, अब हम क्या करें, अभिकारक में H2 को 3 से गुणा कर दो, तो ये आपके क्या हो गया, समीकरण हो गया। अंत में सीधा आपको क्या लिखना है, लास्ट में, अब सभी पदों से चौकोर बॉक्स हटा देते हैं, चौकोर बॉक्स हटा देते हैं। तो देखो चौकोर बॉक्स हटा देते हैं, तो अपने पास इधर N2 रह जाएगा, ये रह गया 3H2,
ये तीर का निशान, ये रह गया 2NH3। अपनी संतुष्टि के लिए एक बार संख्या का आकलन करो। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, मतलब ये क्या है, सिद्ध हो गई। यही आपको संतुलित करना था। बच्चों कक्षाओं को आप बहुत कम देखते हो, रेगुलर कक्षाएं देखो। 10th क्लास के चैप्टर चल रहे हैं आपके, जो आपके काम में आने वाले हैं। वापस जब क्लास में इनको पढ़ोगे तो एक प्रकार से आपका क्या होगा, रिविजन होगा। इसलिए नियमित कक्षाएं लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।